हाय हाय गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बेसिकली 9th ICSE का न्यूटन लॉ ऑफ मोशन करेंगे, जो कि यूनिट 3 है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन के बेसिकली 3 लॉ है। ये लॉ सबका फेवरेट है, ठीक है। ये लॉ सबका फेवरेट है। थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। आवाज बंद, ठीक है। ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पहले हम लोग देखते हैं कि इनर्शिया क्या होता है, फिर हम लोग इसके ऊपर लेते हैं। इसका डेफिनेशन ऐसा है, अ बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन unless external force applied on it। तो इसके बेसिक 3 टाइप्स होते हैं, वो हम लोग देखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए, जो बॉडी है अगर वो रेस्ट में होगी तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस केस में हम लोग कैसे करते हैं, इसको हम लोग इस वे से देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके बुक में भी एक पिक्चर दिया है, 2 मिनट की, आपके बुक में भी एक फोटो है। उस फोटो में उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर दिया हुआ है और यहाँ पे एक ट्रक दिया हुआ है, ठीक है। ये ट्रक में एक आदमी खड़ा दिखाया है उन्होंने, देखिए 2 मिनट के। तो अभी मान लीजिए ये जो ट्रक ये मूविंग पे है, उसका स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, राइट। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अगर ये ट्रक 100 के स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब इसके ट्रक के हर एक पार्टिकल को स्पीड कितना होगा, 100 किलोमीटर पर आवर का होगा। एज वेल ये जो आदमी है उसका भी स्पीड उतना ही रहेगा। तो अब ये दोनों भी क्या है, मोशन में है, बराबर है, राइट। तो यहाँ पे इसको इनर्शिया कौन सा वाला ये हुआ, यहाँ पे इसके पास कौन सा इनर्शिया है, मोशन वाला इनर्शिया है। मोशन है ना, जिसको कोई ना कोई स्पीड है, वेलोसिटी है, स्पीड बोल सकते हैं। तो ये मूविंग में है। जैसे ये ट्रक इसको कोलैड होता है तो क्या होगा, ये यहाँ पे कोलैड होने वाला है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि ये जो है ना, ये वाला आदमी, ये इनर्शिया, इसको मोशन ऑफ इनर्शिया ही है, तो ये क्या होता है, बाउंस हो रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे एक प्रॉब्लम ऐसा होता है कि इसको इनर्शिया है मोशन का, इमीडिएटली वो कन्वर्ट नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा। तो उसकी जो एनर्जी जब तक वो 0 नहीं होती तब तक वो रेस्ट नहीं होता। समझ में आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये भी एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल हम लोग ये देख सकते हैं, अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो और खड़े हो, ठीक है, अगर बस मूविंग में है, ठीक है, अगर बस मूविंग में है, अगर ड्राइवर, बस का ड्राइवर अगर ब्रेक दबाता है तो आप थोड़ा सा आगे झुक जाते हो। ये सही है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बस जब मूविंग हो रही है तब के केस में आपको और उस बस को मोशन होता है, राइट। उसका कुछ तो स्पीड होता है, 40, 60 जो भी है। जैसे वो सडनली स्टॉप करता है बस को, तो इस आप हर एक पार्टिकल को मोशन होता है, राइट। मतलब इनर्शिया क्या, रेस्ट ऑफ मोशन ऑफ इनर्शिया होता है। इस केस में ये सडनली स्टॉप हो जाएगा, लेकिन इसकी एनर्जी पूरी की पूरी जितनी भी है वो इमीडिएटली स्टॉप नहीं करेगा, तो ये थोड़ा आगे जाएगा। और सेट सेम थिंग होगा। और एग्जांपल लेते हैं, आप बस में बैठे हो, मान लो खड़े हो, ऐसे मान लीजिए ड्राइवर है, बस स्टॉप पे गाड़ी रुकी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बस स्टॉप पे गाड़ी क्या है, रुकी है। कंडक्टर ने बताया कि भाई चलो, और उसने, ड्राइवर ने क्या, सडनली इसका स्पीड बढ़ा दिया। मान लीजिए सडनली इसको 20 के स्पीड से चला, एक्सेलरेटर प्रेस किया, उसका स्पीड बढ़ गया, तो क्या होगा, आप बैक जाओगे। क्यों बैक जाओगे, क्योंकि देखो जैसे पहले गाड़ी स्टॉप थी तो उसको इनर्शिया था। कौन सा इनर्शिया था इस केस में, मोशन कैसे हो सकता है,
रेस्ट वाला इनर्शिया था, क्योंकि रेस्ट में है। जैसे उसने इमीडिएटली स्पीड बढ़ाया है ना, तो ये क्या होगा, इसका रेस्ट वाला इनर्शिया, उसको एनर्जी उसका ओ है वाला है ना पहले वाला, उसको खत्म करके ये आला करना, इसलिए वो पीछे जाता है। ऑल सेट है। तो ये होता है इनर्शिया वाला फंडा। तो इनर्शिया में 3 टाइप होते हैं, अभी आपके बुक 2 टाइप होते हैं बेसिकली, और एक तीसरा होता है डायरेक्शन वाला। तो एक आता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और आपके बुक में और एक दिया है ड्यूरेशन वाला भी दिया है। सेम है। ड्यूरेशन मतलब कैसे, अगर आप टर्न ले रहे हो तो आपका ऐसा ही हमेशा फील रहेगा आप टर्न ही ले रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी चला रहे हो कहाँ पे, माउंटेन पे, ये वाला पैटर्न है, ऐसा वाला। जब खत्म होता है ना तभी आपको फील ही होता है आप कंटिन्यू गाड़ी चला रहे हो। क्यों, उस केस में भी आपको ये वाला इनर्शिया, ड्यूरेशन वाला इनर्शिया रखते हैं उस पैटर्न में। ठीक है, तो ये होता है लॉज ऑफ इनर्शिया। तो उनके कुछ डेफिनेशंस हैं। तो इनर्शिया का समझ में डेफिनेशन सबको, बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना। अभी इसके 3 टाइप जो मैंने बताया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या करना है, आपको सब सेम रखना है, बस लिखना है बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस external force applied on it। बराबर है, ये हुआ इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, उसके बाद आता है इनर्शिया ऑफ मोशन आता है। इनर्शिया ऑफ मोशन सब डेफिनेशन सेम ही है, बस आपको इस रेस्ट की जगह क्या रखना है, आपको ठीक है। ड्यूरेशन में भी डेफिनेटली वही होना चाहिए, बस ये चेंज होकर आपको उसकी जगह ड्यूरेशन देना, ऐसे डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल सेट है, किसी डाउट है इस केस में। लॉज ऑफ इनर्शिया का, सॉरी अपना फर्स्ट लॉ जो था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, लॉज ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ये इनर्शिया के बेसिस पे ही है, राइट। तो इसी को ही बोलते हैं लॉज ऑफ इनर्शिया, जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का। सब सही है। अभी हम लोग चलते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ में बताता हूँ, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। तो उसमें क्या होता है, जस्ट इमेजिन कर लीजिए एक ट्रक है बड़ा वाला, और छोटा सा ऐसा टेम्पो लेते हैं छोटा वाला। ठीक है, अभी देखिए क्या हो रहा है। मान लीजिए ये जा रहा है 60 के स्पीड से जा रहा है, और ये जा रहा है 80 के स्पीड से जा रहा है, राइट। इसका मतलब क्या है, एक दूसरे एक पीछे उसके से कभी तो ऐसा सिचुएशन आएगा, ये इसको हिट करेगा, उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, आई एग्री कि इसके ये पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा इसका। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन पॉइंट होता है। जैसे मान लीजिएगा जैसे ये इसको टक्कर मारेगा तो इसका स्पीड 60 रहेगा, क्या होगा उसका इंक्रीज होगा। इस 60 की जगह शायद 80 होगा, राइट। कारण की तो मागून जरा ढकलता है, राइट। जैसे कोई भी कोई आदमी दौड़ रहा है, उसे पीछे धक्का मारता है, वो थोड़ा आगे जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस केस में इसका जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम इसको ऊपर फोर्स अप्लाई कर देता है। क्या करता है, ये मोमेंटम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। मोमेंटम यानी क्या होता है पता है, मोमेंटम का डेफिनेशन पता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला वही है, P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अभी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये ट्रक, ये टेम्पो है, पीछे से बाइक आ रही है, जैसे इमेजिन कीजिए बाइक आ रही है। बाइक का स्पीड कितना होगा, 100 पकड़ता है,
लेकिन ये टेम्पो है, ठीक है, ये टेम्पो है, ये बाइक है मान लीजिए, इसको टक्कर मारने की वजह से इसके साथ कुछ होने वाला है क्या? कुछ नहीं होने वाला। क्यों ऐसा हो रहा है? लेकिन मैं ट्रक से मारूंगा तो होता है, लेकिन इससे मारूंगा तो नहीं। क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? राइट, अगर आप ऑब्जर्व करो, मैं यहाँ पे अभी इस पर कैलकुलेशन निकालता हूँ। P = m × v अपना फॉर्मूला है। ट्रक का वेट हमें ऑब्वियस है वो केजी में होता है, जब टन में होगा। मान लीजिए इसका वेट होगा 1000 kg, 1000 नहीं बोलता, 2000 3000 kg, 3000 kg रहेगा मान लीजिए। इसकी वेलोसिटी कहाँ कितना लिखा हम लोगों ने? 80 लिखा है। तो इसका मोमेंट कितना है? 8 3 24 और ये 30 बराबर है। तो इसका मोमेंटम इतना हुआ 24,000 हुआ। लेकिन हम लोगों ने ये वाला भी एग्जांपल लिया था, कौन सा वाला? बाइक वाला लिया था। बाइक का वेट कितना होता है? 150 kg तक होता है। उसका स्पीड भी हम लोग 80 लेते हैं, तो कितना आएगा? 120 आया और ये 20। टोटल ये बड़ा है, ये कि ये बड़ा है? इतने जीरो यहाँ पे बढ़ गया। तो अभी ये वैल्यू बड़ी है, इसीलिए इसके साथ जो इम्पैक्ट होने वाला वो भी बड़ा होता है। ये वो लॉजिक है, समझ आए? मोमेंटम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? अगर ट्रक को, मतलब ये जो टेम्पो है, उसको अगर बाइक से टक्कर मारेगा तो बाइक वाले को प्रॉब्लम होगा। किसको प्रॉब्लम होने वाला है? हु विल डिसाइड? ये मोमेंटम डिसाइड करता है, ठीक है। ऑल सेट है इस केस में। तो अगर बाइक ने टक्कर मारी तो उसको कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ट्रक ने टक्कर मारी तो डेफिनेटली कुछ होगा। क्यों? जब वो मूविंग होता है तब उसका मोमेंटम बहुत होता है। ऑल सेट है। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई ऑन बॉडी। समझ में? मतलब ये जो जब ये टक्कर मारेगा, जब ये टक्कर मारने के बाद जो मोमेंटम होने वाला, चेंज इन मोमेंटम इमीडिएटली होने वाला, वो सारा का सारा फोर्स के ऊपर एक्ट होगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे ये dp/dt क्या होता है पता है? इससे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट जब भी कभी रेट वर्ड आता है तो याद रखिए डिनोमिनेटर में टी आता है। हाँ, और हम लोग क्या करें? मोमेंटम लगा रहे हैं, मोमेंटम के लिए लगाता है टी लगा है। तो चेंज मतलब आगे डी लगाना होता है। डी यानी डिफरेंस, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इसके। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt। अब यहाँ पे इन्होंने डी क्यों लिखा है पता है? ये जो डी होता है ना, इसका मीनिंग होता है स्मॉल डी, स्मॉल डिफरेंस का मीनिंग होता है। ये क्यों लिखा है? इसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्योंकि अगर मान लीजिएगा ट्रक है मेरे पास, टेम्पो है, वो एग्जांपल लेते हैं। अगर इसने स्लोली टच किया इसको तो इम्पैक्ट होने वाला है क्या ज्यादा? नहीं, लेकिन जोर से किया मतलब कम टाइम में ज्यादा उसने इम्पैक्ट लिया और मोमेंटम लिया, तो डेफिनेटली इम्पैक्ट होने वाला है इसके ऊपर। इसीलिए यहाँ पे रेट दिया है। ये समझ में? डी क्यों लिखा है यहाँ पे? डी यानी कम टाइम में ज्यादा। जैसे जेसीबी कैसे काम करता है, जैसे एग्जांपल में देता हूँ। मान लीजिए एक जेसीबी है और 10 लोग काम कर रहे हैं, दोनों भी एक ही काम करे। ये भी कुआं ही खोदने वाला है इसको, इतनी वाला, ये भी इसको कुआं ही खोदने वाला है। नाउ टेल मी, किसकी पावर ज्यादा है? जेसीबी की या 10 लोगों की? क्यों ऐसा? दोनों भी काम वही कर रहे हैं, कुआं खोदने का, लेकिन इसकी पावर क्यों ज्यादा है? मास कहाँ मोमेंट? मैं खोदने के लिए बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे क्या मोमेंट? इसको वेलोसिटी थोड़ी है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये किसकी पावर ज्यादा होती है? पावर इज इक्वल टू क्या आता है? वर्क अपॉन टाइम। दोनों ही कुएं खोदने का काम कर रहे हैं, लेकिन जल्दी कौन करेगा? जेसीबी। तो ये इसका मतलब क्या? कम टाइम में उसने ज्यादा काम कर रहे हैं ना। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी होता है। आपका कम टाइम में अगर मोमेंटम जितना ज्यादा रहेगा उतना फोर्स ज्यादा रहेगा। मतलब जितना जोर से आप धक्का मारोगे कम टाइम में, मैं धक्का ऐसे भी मार सकता हूँ। मतलब कैसे? यहाँ पे ट्रक है, टेम्पो है, यहाँ पे पीछे से ट्रक आया, यहाँ पे चिपक गया और उसको पुश करने लगा, तो इसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। क्यों? यहाँ पे एक्सीडेंट हो ही नहीं रहा, क्योंकि वो टाइम बहुत ले रहा है। लेकिन वही चीज अगर कम टाइम में करो, आएगा फटक से मारेगा तो जाएगा, तो कम टाइम में ज्यादा मोमेंटम क्रिएट होने वाला है। तो ये जो मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, जो चेंज हो रहा है मोमेंटम में, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? बेसिकली फोर्स में हो रहा है। फोर्स का डेफिनेशन क्या है?
पुश और पुल, इस केस में क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं ना, तो होगा आपका मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ, वो भी कम टाइम में हुआ, इसीलिए आपका कन्वर्ट किस में हुआ, फोर्स में हुआ। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to force applied on the body। और एक चीज होती है, और बॉडी कौन सी डायरेक्शन में प्लेस होती है, डिस्प्लेस होती है, आगे मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हो रहा है। एंड बॉडी डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बराबर, बॉडी डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सब एग्री हो इस पॉइंट पे, किसी को कुछ डाउट है, ऑल सेट है, समझ में? तो ये वाला लॉजिक है इन सिंपल, दिस इज कॉल्ड है न्यूटन सेकंड लॉ। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है बताइए, अभी न्यूटन सेकंड लॉ किसके ऊपर डिपेंड है, एग्जैक्टली। तो मोमेंटम का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, तो मोमेंटम का डेफिनेशन क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। आप हम लोगों ने कल पढ़ा भी था, इसका यूनिट क्या रहेगा, P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। यूनिट कैसे बनाते हैं, मास का यूनिट क्या है, केजी है, एक मिनट, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो इसका यूनिट क्या बनेगा, केजी मीटर पर सेकंड, यहाँ पर यूनिट बनेगा। ठीक है, हमेशा याद रखिए, यूनिट दो ऑप्शन होते हैं, एक तो रट्टा मारी या फिर ऐसा डिराइव कर सकते हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगा वो करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फोर्स भी लगेगा, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, मैंने बताया था। ठीक है, तो ये होगा न्यूटन का सेकंड लॉ। नाउ लेट्स गो फॉर न्यूटन थर्ड लॉ। थर्ड लॉ पता है क्या है, तो वो सबका फेवरेट है। अभी इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है पता है, अभी हम लोगों ने लॉन्च किया है, वो चंद्रयान ने लॉन्च किया, कौन से लॉ पे, चंद्रयान लॉन्च किया ना अभी इसरो ने, वो कौन से लॉ पे, न्यूटन के थर्ड लॉ की है ना। ये रॉकेट है, इसके यहाँ पे इंजन है, फ्यूल है, वो इग्नाइट होगा, यहाँ से पूरा इंजन बाहर ये आएगा, क्या होता है, हीट बाहर आएगी लॉजिकली। तो जितना ये नीचे थ्रस्ट क्रिएट होगा उतना ही ऊपर थ्रस्ट जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया न्यूटन का, क्योंकि यहाँ पे जितना इक्वल प्रेशर क्रिएट करे उतना ही अपोजिट बराबर ना। कुछ कुछ लोगों को जितना जोर से मारोगे उतना जोर से मारते हैं, बराबर ना। तो वही लॉजिक हुआ न्यूटन का थर्ड लॉ, बेस्ट है और सबका फेवरेट भी है, ऑल सेट है। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। ठीक है, फॉर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सॉरी फॉर एवरी इक्वल रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये लिख के देता मैं। ओके, अभी इसके बाद एक दो पॉइंट बचे मेरे जो मैंने देखे नहीं थे। यहाँ पे आता है इफेक्ट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इफेक्ट ऑफ मोमेंटम बाकी है, सेकंड लॉ का इफेक्ट ऑफ मोमेंटम, और इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग मोमेंटम करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग मोमेंटम। फैक्टर अफेक्टिंग मोमेंटम पता है क्या है, फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू मास इंटू बी। तो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, मास के ऊपर भी डिपेंड रहेगा और किसके ऊपर, और सेट है। और P और ये सब एक ही लाइन में दिख रहा है आपको, जितना m बड़ा होगा उतना मोमेंटम ज्यादा रहेगा। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कर सकते हैं, जितनी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी उतनी मोमेंटम ज्यादा रहेगा। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, क्योंकि ये दोनों सब सेम एक ही लाइन पे, राइट, न्यूमरेटर पे, सबका डिनोमिनेटर एक ही है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ऑल सेट है, ओके। इतना ही चैप्टर है थर्ड लॉ, आई थिंक कुछ बचा है देखना।
तो एक बाकी है, इम्पल्स एक बाकी है। ओके, इम्पल्स का एक बार नहीं, वो भी हुआ है। ओके, इम्पल्स के बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। देखिए इम्पल्स कैसे होता है, देखो अपना फॉर्मूला क्या था, dp बाय dt इक्वल टू f होता है, बराबर है। तो ये डिनोमिनेटर पे इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। दिस इज कॉल्ड इम्पल्स, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हो। तो इम्पल्स क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ किसका है, फोर्स का और टाइम का। अगर इसका यूनिट पूछेंगे तो क्या आएगा, फोर्स का यूनिट क्या आता है, न्यूटन आता है। इसका यूनिट क्या है, सेकंड, न्यूटन सेकंड। इम्पल्स का यूनिट न्यूटन सेकंड। तो ये क्या है बेसिकली, आपको बस यही फॉर्मूला को मैं डिनोमिनेटर वाला टी इधर लेके है, इसी को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। और सेट है, चलो और कुछ बाकी नहीं। ठीक है, इतना ही करते हैं हम।